प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर शुभ्रा सिंह है। मैं ADGGIC गोरखपुर में सहायक अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय का अध्याय 15 खाद्य संसाधनों में सुधार पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ को हमने 2 भागों में विभक्त किया था। पहले भाग को हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पहले भाग के अंतर्गत हमने ये जान लिया था कि अन्न का उत्पादन अधिक क्यों होना चाहिए और किस प्रकार हम उन्नत बीजों द्वारा और फसल उत्पादन प्रबंधन द्वारा कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अब बच्चों, हम लोग फसल सुरक्षा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम अनाज का भंडारण किस प्रकार करें कि अनाज जो है वो खराब ना हो और यह प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाए। और हम पशुपालन पढ़ेंगे। पशुपालन के अंतर्गत हम यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पशुओं की देखभाल करनी चाहिए जिससे कि वो उनसे हमें अच्छे दुग्ध का उत्पादन मिल सके। बच्चों, हम पशु कृषि के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि पशुओं का इस्तेमाल किस प्रकार से कृषि के उपयोग हेतु होता है। हम मुर्गी पालन के विषय में पढ़ेंगे और यह जानेंगे किस प्रकार मुर्गियों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। हम लोग मत्स्य उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत हम समुद्री मत्स्यिकी तथा अंतःस्थलीय मत्स्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, साथ ही साथ हम मधुमक्खी पालन का भी अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार खाद और उर्वरक द्वारा मृदा को पोषक तत्व देकर हम फसल उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। बच्चों, आज हम फसल सुरक्षा प्रबंधन के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार खाद के द्वारा, उर्वरक के द्वारा मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाया जाता है। बच्चों, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस प्रकार खरपतवार हैं वो फसल को नष्ट करते हैं। जो खरपतवार होते हैं वो पौधों के साथ ही उग जाते हैं। पौधों के साथ ही जब उगते हैं तो ये सूर्य का प्रकाश भी लेते हैं और मिट्टी से पोषक तत्व भी लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मुख्य फसल को पोषक तत्व कम मिल पाते हैं। वो मृदा से पोषक तत्व कम ले पाते हैं, जिससे मुख्य फसल का जो उत्पादन होता है वो प्रभावित होता है और उनका उत्पादन कम हो जाता है। जो मुख्य खरपतवार हैं वो कौन कौन से हैं? गोखरू, गाजर घास और मोथा है। बच्चों, ये जो खरपतवार होते हैं ये प्रायः 3 प्रकार से पौधों पे आक्रमण करते हैं। पहले ये मूल तना और पत्तियों को क्या करते हैं? काट देते हैं। और साथ ही साथ ये पौधों के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस को चूस लेते हैं। और तीसरा क्या है? ये तने और फलों में छिद्र कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फसल खराब हो जाती है। बच्चों, यह अनिवार्य है कि समय रहते ही इन खरपतवार को खेत से साफ कर दिया जाए। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए पीड़कनाशी का छिड़काव करते हैं, खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं, रसायन का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये जो रसायन होते हैं कई जानवरों के लिए जहर का काम करते हैं, जिसकी वजह से जानवरों की मृत्यु हो जाती है और साथ ही साथ मृदा में भी प्रदूषण हो जाता है, जिसके कारण पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। बच्चों, कुछ यांत्रिक विधियां भी हैं जो इन खरपतवार को साफ करती हैं। उन विधियों में क्या है, जैसे खेत में अगर ये खरपतवार लग जाते हैं तो उनको यांत्रिक तरीके से हटा दिया जाता है, इनको हटा दिया जाता है, हाथ से निकाल दिया जाता है। और दूसरी विधि में ये होता है कि जब खूब गर्मी होती है उस समय क्या करते हैं, खेत को खूब अंदर तक हल चला के जोत देते हैं। इससे क्या होता है कि जो मृदा में कीड़े होते हैं और जो खरपतवार होते हैं वो मृत हो जाते हैं। बच्चों, इस तरीके से जो खरपतवार है उसकी वृद्धि को रोका जा सकता है और साथ ही साथ फसल का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है।
बच्चों, अनाज का भंडारण प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम अनाज का भंडारण उचित ढंग से नहीं करेंगे तो उसमें कीट लग जाएंगे और वो खराब हो जाएगी और वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाएगा। अतः इसका प्रबंधन करना भी अनिवार्य है। अनाज को हानि जैविक कारक तथा अजैविक कारक दोनों ही पहुंचाते हैं। जैविक कारक के अंतर्गत कौन आते हैं? कीट है, कवक है, चिंचिड़ी है तथा जीवाणु है। और अजैविक कारक के अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे अगर जहाँ पे अनाज का भंडारण किया गया है वहाँ पे अगर उचित ताप और उचित नमी नहीं है तो अनाज खराब हो जाएगा। तो अगर अनाज का उचित प्रबंधन नहीं किया गया, उचित भंडारण नहीं किया गया तो क्या होता है? तो अनाज का जो दाने हैं उसका वजन कम हो जाता है। कम वजन हो जाएगा तो क्या होता है? इसकी जब बिक्री करेंगे तो उससे जो मूल्य हमें मिलेगा वो भी कम मूल्य मिलेगा। साथ ही साथ अनाज के दानों का रंग भी फीका पड़ जाता है, जिसके कारण से जो बिक्री मूल्य है वो किसानों को अच्छा नहीं मिल पाता है और किसानों को हानि पहुंचती है। बच्चों, इसलिए अनाज का भंडारण उचित तरीके से करना अनिवार्य है, यानी कि जहाँ पे अनाज का भंडारण हो रहा हो वहाँ साफ सफाई हो और साथ ही साथ जिस अनाज का भंडारण करना हो वो भी खूब अच्छे से साफ किया गया हो, उसको धूप में दिखाया गया हो, साथ ही साथ उसको छांव में भी सुखाया गया हो और जहाँ पे रखा गया है वो भी जगह साफ सुथरी हो, छायादार हो। बच्चों, इस तरीके से हम अनाज का भंडारण कर सकते हैं। बच्चों, अनाज का भंडारण जहाँ किया जा रहा है वहाँ पे भी नियंत्रण विधि का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी वहाँ पे धूमक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे कि जो पहले से कीट हो वहाँ मौजूद वो मृत हो जाए और अनाज को खराब ना करे। बच्चों, इस प्रकार आपने फसल के प्रबंधन की तीनों प्रकार की विधियां पढ़ ली हैं। अब हम पशुपालन के विषय में जानेंगे। बच्चों, कृषि और पशुपालन दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। जो पशुपालन होता है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है? पशुपालन के अंतर्गत पशु प्रबंधन की बात करते हैं, यानी कि वहाँ पे पशुओं के उचित प्रजनन की व्यवस्था हो, उचित चारे की व्यवस्था हो, उनको अच्छा आवास मिलना चाहिए, जिससे कि जो पशु है वो अच्छी नस्ल के रहे और उनको किसी प्रकार का रोग ना हो। बच्चों, जो पशुपालन होता है वो दो उद्देश्यों से किया जाता है। पहला उद्देश्य ये है कि वो पशु कृषि का कार्य करे, यानी कि उन पशुओं का इस्तेमाल बोझा ढोने में किया जाए, हल जोतने में किया जाए। दूसरी आवश्यकता क्या होती है? पशुओं का इस्तेमाल दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाए। बच्चों, आपने गांव में देखा होगा कि हर घर में लगभग कहीं गाय पाली जाती है, कहीं भैंस पाली जाती है। ये जो गाय है उसका वैज्ञानिक नाम वॉश इंडिकस है और भैंस का वैज्ञानिक नाम वॉश बोवेरिस है। बच्चों, ये जो गाय और भैंस पाली जाती है किस वजह से पाली जाती है? दुग्ध की आपूर्ति के लिए पाली जाती है। बच्चों, जो दुग्ध का उत्पादन है वो दुग्ध के श्रवण काल पर निर्भर करता है। दुग्ध का श्रवण काल क्या होता है? दुग्ध का श्रवण काल वह काल है जब बच्चे पैदा होते हैं पशु के और जो दुग्ध उत्पादन तक का समय होता है उसको हम दुग्ध का श्रवण काल कहते हैं। अतः उस समय दुग्ध की प्राप्ति होती है। अगर दुग्ध श्रवण काल को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो दुग्ध का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। अधिक दुग्ध श्रवण काल के लिए विदेशी नस्ल की गाय जैसे जर्सी, ब्राउन और स्विस का चुनाव किया जाता है। बच्चों, रेड सिंगी और साहीवाल जो गायें हैं, रेड सिंगी और साहीवाल ऐसी गायें हैं जो देसी गायें हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बहुत
ज़्यादा होती है। अतः अगर हम विदेशी नस्ल की जो जर्सी गाय थी और ये देशी नस्ल की जो रेड सिंगी और साहिवाल है, विदेशी नस्ल और देसी नस्ल की गायों का अगर संकरण करा दिया जाए तो हमें जो संतति प्राप्त होगी वो कैसी होगी? ऐच्छिक गुणों वाली होगी, यानी कि उनका दुग्ध श्रावण काल भी ज़्यादा होगा, साथ ही साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा होगी। बच्चों, पशुओं का रख रखाव भी बहुत आवश्यक है। ये बहुत ध्यान देने योग्य विषय है, क्योंकि अच्छा अगर दुग्ध का उत्पादन चाहिए या स्वस्थ पशु चाहिए तो उसकी उचित देखभाल भी होना अनिवार्य है। इसके लिए क्या करना चाहिए? जो पशु हैं उनके ऊपर मिट्टी नहीं जमने देनी चाहिए या बालू है उसको निरंतर साफ करते रहना चाहिए। साथ ही साथ उनका आवास छायादार होना चाहिए और उसमें रोशनदान बना होना चाहिए। बच्चों, जहाँ पे ये पशु रहते हैं वहाँ की फर्श कैसी होनी चाहिए? ढलवा फर्श होनी चाहिए, जिससे कि पानी ना रुक पाए और वहाँ की फर्श सूखी रहे, क्योंकि अगर यहाँ पानी रुक जाएगा तो क्या होगा? तो वहाँ पे जीवाणु जरूर उत्पन्न हो जाएंगे जो पशुओं को रोगी बना देंगे। बच्चों, इस प्रकार उनका रख रखाव करके हम दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। रख रखाव के साथ साथ पोषण की भी बहुत आवश्यकता है। तो पोषण जो दिया जाता है, दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य ये होता है कि पशु स्वस्थ रहे और दूसरा उद्देश्य ये होता है कि उनके दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़े। बच्चों, जो इनको रेशे दिए जाते हैं वो मूलतः दो तरह के होते हैं। पहला है मोटा चारा और दूसरा है सांद्र चारा। मोटे चारा कैसा होता है? ये रेशेदार होता है और सांद्र चारा में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि उनमें दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। बच्चों, कुछ खनिज तत्व भी इनको दिए जाते हैं जिससे कि इनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़े। बच्चों, जो पशु हैं वो अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं और अगर रोगों से पीड़ित हो जाएंगे तो दुग्ध उत्पादन की क्षमता कम हो जाएगी। तो पशुओं को बाह्य परजीवी और अंतःपरजीवी दोनों ही प्रकार के परजीवी इनको प्रभावित करते हैं। जैसे बाह्य परजीवी इनकी त्वचा पर आते हैं जिसके कारण उनको चर्म रोग हो जाता है, और अंतःपरजीवी क्या होते हैं? पर अंतःपरजीवी जैसे कीड़े कहाँ? आमाशय में और आंत को प्रभावित करते हैं और पर्णकृमि यकृत को प्रभावित करते हैं। संक्रामक रोग जो फैलते हैं वो बैक्टीरिया और वायरस से फैलते हैं। बच्चों, इनको जो विषाणु और जीवाणु जनित रोग होते हैं उससे सुरक्षा के लिए बहुत सारे टीके भी आ गए हैं, तो इनको वो टीके भी लगाने चाहिए जिससे कि उनमें रोग ना फैले। बच्चों, भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है तो मांस और अंडे की मांग भी बाजार में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसकी प्रतिपूर्ति के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसको हम कुक्कुट पालन भी कहते हैं। कुक्कुट पालन में उन्नत किस्म की नस्लों की मुर्गियां उत्पन्न की जाती हैं। अंडे देने वाली मुर्गी को हम लेयर बोलते हैं और जिन मुर्गियों से मांस का उत्पादन होता है उनको हम ब्रॉयलर बोलते हैं। नई किस्म बनाने के लिए क्या करते हैं? जो देसी नस्ल एसिल है और विदेशी नस्ल लेघॉर्न है उनके बीच में संकरण कराया जाता है। नई किस्मों का विकास निम्नलिखित गुणों के लिए किया जाता है। पहला है चूजों की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि हो। दूसरा है छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु। तीसरा है गर्मी अनुकूलन क्षमता, उच्च तापमान को सहन करने की इनमें क्षमता हो और इनके देखभाल में कम खर्च आए, और अंडे देने वाली ऐसे क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उपोत्पाद यानी कि जो कृषि से बाई प्रोडक्ट बचते हैं उनसे वो अपना आहार ग्रहण कर सके जो कि आर्थिक दृष्टि से सस्ते हो। बच्चों, ये देशी किस्म की मुर्गी है, एसिल बोलते हैं इसको, और ये विदेशी नस्ल है जिसे हम लेघॉर्न बोलते हैं। बच्चों, ये जो चूजे होते हैं
इनको विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। बच्चों, ये जो अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं या जिनसे मांस की प्राप्ति होती है, इन दोनों मुर्गियों के जो आहार है वो अलग अलग किस्म के होते हैं। जो अंडे देने वाली मुर्गी होती हैं उनके आहार में विटामिन ए और के प्रचुर मात्रा में होती है, जबकि जो मांस देने वाली मुर्गियां होती हैं उनके आहार में वसा और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बच्चों, मुर्गी पालन में अच्छे उत्पादन के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियां भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए क्या अनिवार्य है कि उनके आवास में उचित ताप और स्वच्छता रहे और साथ ही साथ इनके आहार में भी गुणवत्ता रहे। बच्चों, जो मुर्गियां होती हैं इनमें रोग ना फैलने पाए, इसके लिए रोगों पे नियंत्रण रखा जाता है। यह किस प्रकार किया जाता है? जैसे कुछ ऐसे टीके होते हैं जो अगर मुर्गियों को लगा दिए जाएं तो वो संक्रामक रोग नहीं फैल पाता है, जिससे कि उत्पादन में हानि कम होती है। बच्चों, अब हम मत्स्य उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, हमारे भारत की जनसंख्या में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मांस मछली का सेवन करते हैं। तो ये जो मछलियां हैं वो प्रोटीन का उनके लिए मुख्य स्रोत है। तो बच्चों, मछली का उत्पादन बड़े स्तर पे इसलिए किया जाता है कि ये मछली सभी तक पहुंच सके और उनको प्रोटीन का उचित स्रोत प्राप्त हो सके। बच्चों, मछली उत्पादन में पंखयुक्त मछलियां, कवचीय मछलियां जैसे प्रॉन और मोलस्क इत्यादि को उत्पादित किया जाता है। बच्चों, मछली प्राप्त करने की दो मुख्य विधियां हैं। उसमें है एक प्राकृतिक स्रोत तथा दूसरा है मछली पालन। बच्चों, ये जो मछली पालन है वो नदी के जल में तथा तालाब में कराया जाता है और यह कृत्रिम तकनीकी द्वारा कराया जाता है। बच्चों, अब हम समुद्री मत्स्यिकी की चर्चा करेंगे। बच्चों, ये जो मछली है वो हमें दो प्रकार के पानी से प्राप्त होता है। पहले खारा पानी की मछलियां और दूसरी है ताजे पानी की मछलियां। जो खारे पानी की मछली है उसको हम समुद्री मत्स्यिकी कहते हैं। जब हम समुद्र से मछली निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? समुद्री मत्स्यिकी कहते हैं। जो बहुत प्रचलित मछलियां हैं समुद्र की वो है पॉम्फ्रेट, मैकर, टूना, सार्डाइन और बॉम्बे डक है। बच्चों, समुद्र से मछलियां पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ हम कुछ तकनीकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सैटेलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रतिध्वनि गंभीरता मापी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे समुद्र में एक जगह पे जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ एक साथ पाई जाएंगी उसका पता चल जाएगा और वहाँ से हम मछलियाँ निकाल लेंगे, जिससे कि मछली का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है, जिनमें प्रमुख हैं मुलेट, भेटकी तथा पर्ल स्पॉट। जो ओयस्टर है उसका संवर्धन किस लिए किया जाता है? उसका संवर्धन मोतियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। बच्चों, ये जो समुद्री मछलियां हैं जब एक समय के बाद अगर ये कम होने लगेंगी तो क्या कराया जाएगा? इसका समुद्र में, इस समुद्री जल में संवर्धन कराया जाएगा, यानी इनके उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैरीकल्चर कहते हैं। बच्चों, ये देखिए, ये दो अलग अलग प्रकार के झींगे हैं। ये जो है वो ताजे पानी का झींगा है और ये समुद्री झींगा है। बच्चों, जहाँ पे ये ताजे पानी और खारा पानी आपस में मिलता है वहाँ पे मछली उत्पादन की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। वहाँ पे हमें जो मछली की प्राप्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अंतःस्थलीय मत्स्यिकी के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि
तरह से तालाबों में, नदियों में और पोखरों में मछलियाँ उत्पादित की जाती हैं। बच्चों, यहाँ पे जो मछली का उत्पादन होता है वह कम होता है, इसलिए जल संवर्धन द्वारा उत्पादन बढ़ाया जाता है। बच्चों, इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए एक तालाब में 5 से 6 प्रकार की मछलियां डाल दी जाती हैं और ये मछलियां ऐसी होती हैं जो आहार के लिए बहुत प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। ये तालाब के विभिन्न भागों से अपना भोजन लेती हैं। जैसे कटला है, यह तालाब के सबसे ऊपरी भाग से भोजन लेती है, और जो रोहू है वो तालाब के मध्य भाग से भोजन लेती है, और मृगल और कॉमन कार्प जो है वह तालाब के एकदम निचले स्तर से भोजन लेती हैं, और जो ग्रास कॉर्प है ये खरपतवार खाती हैं। इस प्रकार आहार के लिए इसमें स्पर्धा नहीं होती है। बच्चों, जो मछलियों का संवर्धन है वो कई फसलों के साथ भी कराया जाता है। जैसे धान की फसल के साथ भी मछलियों का संवर्धन खेतों में कराया जाता है। इस प्रक्रिया में एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है यह है कि शुद्ध प्रकार के डिंब की प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर हम तालाब में मान लेते हैं कि किसी देसी मछली का डिंब अगर हमने डाला है तो वो अन्य स्पीशीज के डिंबों के साथ उसके मिश्रित होने की संभावना रहती है और जो शुद्ध प्रकार के डिंब हैं वो नहीं प्राप्त हो पाते हैं। बच्चों, इसके लिए अब ऐसी विधि ढूंढी जा रही है कि इनका संवर्धन हार्मोन द्वारा कराया जाए और इनके उत्पादन में वृद्धि की जाए। बच्चों, अब हम मधुमक्खी के पालन के विषय में जानेंगे। बच्चों, जो शहद होता है उसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। शहद हर जगह इस्तेमाल होता है। तो ये जो मधुमक्खी पालन है वो जो कृषकों के लिए बहुत आर्थिक दृष्टि से लाभकारी सिद्ध होता है, क्योंकि कृषि के साथ साथ वो मधुमक्खी पालन आसानी से कर पाते हैं। बच्चों, इसमें पूंजी भी कम लगती है और साथ ही साथ जो इससे मोम बचता है उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? औषधि के रूप में किया जा सकता है, जिससे कि किसानों को कम लागत में अच्छी पूंजी प्राप्त हो जाती है। बच्चों, मधुमक्खी पालन करने के लिए क्या करा जाता है? ये मधु वाटिका की भी व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार से मधु वाटिका बनाया जाता है। बच्चों, व्यावसायिक स्तर पर मधुमक्खी पालन के लिए देशी किस्म की जो मक्खी होती है एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डॉर्सेटा तथा एपिस फ्लोरी, इनका उपयोग हम करते हैं। एक इटली मक्खी का प्रयोग भी मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि ये मधु का उत्पादन तो ज़्यादा करती ही है, साथ ही साथ इसकी प्रजनन क्षमता भी ज़्यादा होती है, ये डंक भी नहीं मारती है और साथ ही साथ ये एक छत्ते में बहुत देर तक रह जाती है। बच्चों, जो मधु की कीमत होती है ये किस पर निर्भर करती है? ये मधु की कीमत जो मधुमक्खी के चारागाह पे निर्भर करती है, अर्थात उनको किस प्रकार का भोजन दिया जा रहा है उस पर निर्भर करती है। यानी कि वो फूलों पे निर्भर करती है। जितने अच्छे फूल रहेंगे उतने ही अच्छी मधु का स्वाद रहेगा, उतना ही अच्छा मधु की सुगंध रहेगी। बच्चों, मधुमक्खी जो है वो फूलों से मकरंद और परागण लेती है, अतः जो मधु है वह फूलों की क्वालिटी पे निर्भर करता है। बच्चों, ये गृह कार्य है, इसको आप कर लीजिएगा। बच्चों, इस प्रकार भाग 1 तथा भाग 2 जो इस पाठ के थे यह दोनों ही समाप्त होता है और इसी के साथ ये पाठ भी समाप्त होता है। हमने भाग 1 में पढ़ लिया था कि किस प्रकार उन्नत बीजों के द्वारा फसल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, किस प्रकार फसल का प्रबंधन करके उत्पादन प्रबंधन करके फसलों को किस प्रकार से पोषण अच्छा दिया जाए। तो
उनका उत्पादन बढ़े, यह हमने पढ़ लिया था। भाग 2 के अंतर्गत हमने ये पढ़ लिया किस प्रकार से फसल का उचित प्रबंधन किया जाए कि फसलें खराब ना हो। और बच्चों साथ ही साथ हम लोगों ने पशुपालन के विषय में भी चर्चा कर ली और यह पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।